हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर। और एक ऐसा पेपर है, इस पेपर में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है जो आपके पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हुए क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, मॉडल पेपर देखते हैं, तो आपके 2023 का जो एग्जामिनेशन की तैयारी होती है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जो इसमें 32 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए मैंने, 32 क्वेश्चन में से 23 के एग्जामिनेशन में इसके 80% आना तय है। ठीक है ना। तो लास्ट तक बनिए, कौन कौन से क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ था। खंड ए व्यष्टि अर्थशास्त्र और खंड बी समष्टि अर्थशास्त्र, और दोनों ही बराबर बराबर होता है। पहला वाला 50 का होता है, दूसरा भी 50, यानी टोटल मिला के 100 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, राइट। जिसमें 5 क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र में, 5 क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र में 1-1 नंबर के होते हैं, 5-5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, 3-3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं, और 3-3 क्वेश्चन 6-6 नंबर के होते हैं, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र से शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। देखिए, आंसर आपको उतना ही लिखना जितना जरूरी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 लाइन 2 लाइन या उतना ही जितने में आंसर कंप्लीट हो जाए। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा है, इससे 3-4 लाइन दिख रहा होगा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तु या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति को संभव बनाती है। कंप्लीट आंसर है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में जो एमसीक्यूज और 1 मार्क्स वाले जो 1 लाइनर होते हैं फिल इन द मिक्स करके आते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उत्पादन निम्न में से होती है। ध्यान में रखिएगा, जब भी सीमांत उपयोगिता जिसको एमयू बोलते हैं, ये जब शून्य होती है तो हमारा टीयू जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु विशेष के बाजार में एक से अधिक विक्रेता हो किंतु विक्रेताओं की संख्या बहुत ही कम हो तो उस बाजार संरचना को निम्न में से क्या कहते हैं। विक्रेता कम होते हैं, ठीक है ना, और एक से अधिक विक्रेता होते हैं तो ऐसी स्थिति को अल्पाधिकार कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहा जा रहा है कि चयन की समस्या या चुनाव की समस्या की उत्पन्न होती है। आवश्यकताओं के असीमित और साधनों के सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सब 1 मार्क्स के, इसलिए एक लाइन में आंसर कंप्लीट हो रहा है। मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं। मूल्य विभेद का मतलब होता है एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न कीमत पर बेचना, मूल्य विभेद कहलाता है। ये पांचों कंप्लीट हो गए व्यष्टि अर्थशास्त्र के 1 नंबर के वाले। ठीक है। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले भी ज़्यादा लंबा नहीं लगना है, लगभग 30 से 40 शब्दों में कंप्लीट करना है आपको। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मांग तालिका और मांग वक्र से आप क्या समझते हैं। मांग तालिका, किसी वस्तु को भिन्न भिन्न कीमत पर खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को मांग तालिका कहते हैं। ठीक है। और मांग तालिका के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। जबकि मांग वक्र क्या होता है, वस्तु विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने की मात्रा को जिस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसे मांग वक्र कहते हैं। अब इसको ना, अब जैसे मांग तालिका हुआ जिसमें आपको क्या होगा, एक तरफ हो गया कीमत और दूसरी तरफ होगी क्वांटिटी। ठीक है ना। जब कीमत और क्वांटिटी की बात करेंगे तो कीमत जैसे मान लीजिए 10 रुपये, कितनी क्वांटिटी मांगी जा रही है, 10 रुपये पर मांगी जा रही है 50। कीमत जो है बढ़ के हो गई 12, तो क्वांटिटी होगी 40, क्योंकि कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ती है। अब इसी चीज़ को अगर ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये है आपकी तालिका और ये है आपका वक्र। ठीक है। ग्राफ आप बना देंगे तो इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ति लोच को परिभाषित कीजिए, इसे मापने की विधियाँ बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पूर्ति लोच का अर्थ बताइए, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उसकी पूर्ति में की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को पूर्ति की लोच कहते हैं। पूर्ति लोच को मापने की 2 विधियां हैं, रेखागणितीय रीति और दूसरा है प्रतिशत रीति। रेखागणित मतलब जहां पर रेखा के माध्यम से, मान लो ये ग्राफ बना के पूर्ति को शो किया जाता है, और दूसरा प्रतिशत जहाँ पर जो है एक फार्मूला का यूज़ किया जाता है। इस वाले फार्मूला के देखिए आपके सामने है, पूर्ति की लोच बराबर
पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे, ये बट्टे का सेना होता है अपॉन का है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है, या फिर इसको कह सकते हैं मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों आता है, या फिर मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऐसे लैंग्वेज बना के। तो देखिए, मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि विपरीत संबंध होता है? इसके कुछ कारण हैं, जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण, उपभोक्ता के आय प्रभाव, क्योंकि आय के बढ़ने से वस्तु की मांग ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है और वह कम कीमत पर कम वस्तु खरीदता है। वस्तु का प्रतिस्थापन प्रभाव, वस्तु की मूल्य में कमी होने पर क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण और वस्तु की विभिन्न उपयोगों के कारण, ये सब कारणों से मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 3 नंबर का है। सीमांत और औसत लागत में क्या संबंध है? अगर सीमांत और औसत लागत के संबंधों की बात करते हैं कि औसत लागत और सीमांत लागत, सबसे पहले दोनों की कैलकुलेशन कुल लागत के द्वारा की जाती है। कुल लागत यानी कि टीसी, जहाँ पर AC इक्वल टू होता है TC डिवाइडेड बाई Q और MC इक्वल टू होता है TCn माइनस TCn माइनस 1, इस फॉर्मूले, यानी कि दोनों ही कैलकुलेशन के लिए TC चाहिए। दूसरा, जब AC गिरती है तो MC इससे कम रहती है, और तीसरा, जब AC बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, और चौथा, जब औसत लागत स्थिर रहती है तो सीमांत लागत भी उसके बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसके रिलेशन को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले बाजार मूल्य का बताइए। बाजार मूल्य का बताता है अति अल्पकाल में निर्धारित होने वाले मूल्य बाजार मूल्य कहलाता है। इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जबकि सामान्य मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो दीर्घकाल में बाजार में उपस्थित होता है, जिसमें जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कहा जाता है कि सामान्य मूल्य वह है जिसके चारों ओर बाजार मूल्य चक्कर काटता है। ठीक है ना, जैसे ग्राफ में देखिए, यह सत्य है कि बाजार मूल्य सदा सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर काटता है। बाजार मूल्य की प्रवृत्ति हमेशा सामान्य मूल्य के बराबर हो जाने की होती है। मतलब जो सामान्य बाजार मूल्य है वो हमेशा सामान्य मूल्य, जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा है, इसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है इस तरह से, और हमेशा ऊपर, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है ना बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, इस तरह होता रहता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? आप जितना लिखा है उतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा लिखना है, लगभग 60 से 80 शब्दों में। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है? आपको इसके प्रकार भी बताना है। तो वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। जहां पर हमको मांग की कीमत लोच को इस फार्मूले के थ्रू शो कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा फार्मूला होता है ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई P अपॉन डेल्टा P। आप इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, मांग की लोच की प्रमुखता 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, सापेक्ष लोचदार मांग, जहाँ पर AD इज ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है। नंबर 2, सापेक्ष बेलोचदार मांग, ED इज स्मॉलर देन 1। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है। पॉइंट नंबर 3, इकाई लोचदार मांग, कीमत और मांग में यहाँ पर समान परिवर्तन होता है, इसलिए इसकी लोच इकाई के बराबर होती है। और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है पूर्णता लोचदार मांग, दैट मीन्स ED इक्वल टू इन्फिनिटिव। एक ऐसी स्थिति कीमत में परिवर्तन ना हो या फिर बहुत ही कम हो, उसके बावजूद मांग की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति को जो है पूर्णता लोचदार मांग कहते हैं। और लास्ट पॉइंट पूर्णता विलोचदार मांग, मतलब जब वस्तु कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग की मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति को बेलोचदार मांग कहते हैं। मतलब कीमत अपनी जगह पर है, कोई परिवर्तन नहीं हो, कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य वस्तु जो होती हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तालिका को पूर्ण करने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, 4 मार्क्स आपको ईजीली मिल जाता है। बस थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, जिसमें उत्पादन और प्रति इकाई कीमत दिया हुआ है। आपको फिल करना है कुलागम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुलागम मतलब TR टोटल रेवेन्यू, सीमांत आगम MR और औसत आगम, ठीक है ना, AR।
टी आर निकालना है तो टी आर का फार्मूला होता है हमारे पास टी आर इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 10 दूने 20, 8 तिया 24, 6 चक 24 और 5 चौके 20। अब हमें एम आर निकालना है। एम आर का फार्मूला होता है टी आर एन माइनस 1। दैट मीन्स पहले 12 है, ऊपर कुछ नहीं 12, 20 में से 12 8, 24 में से 20 को माइनस कर देंगे 6, 24 में से 24 माइनस करेंगे 0 और 20 में से 24 माइनस करेंगे -4। ये एम आर आ गया। लास्ट निकालेंगे ए आर। ए आर इक्वल टू होता है टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। कुल आगम को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देंगे, यानी कि 12 को 1 से 12, 20 को 2 से 10। ध्यान में रखेंगे डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा प्रति इकाई कीमत के बराबर आएगा, दोनों बराबर होगा। इतना कर देंगे तो आपको 4 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। 4th नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक के संतुलन से क्या आशा है, समझाइए। उत्पादक का संतुलन, और उत्पादक मतलब विक्रेता, हमेशा उत्पादक चाहता है उसको मैक्सिमम लाभ मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो उत्पादक संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां एक फर्म उस समय उत्पादन करती है जिस पर उसको लाभ अधिकतम होते हैं या और उसकी हानियां यानी कि उसके लॉस जो है न्यूनतम होती हैं। इस चीज़ को प्रोफेसर हैंसन ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होता। मतलब वो सोचता है कि ये जो स्तर है उसको बना के रखा जाए। ठीक है, तो ऐसे में संक्षेप में क्या कहते हैं, फर्म की साम्य की अवस्था की निम्नलिखित विशेषता है। सबसे पहली बात है साम्य कब होती है। साम्य का मतलब ये होता है, साम्य का अर्थ परिवर्तन का अनुपस्थित होना होता है। उत्पादन के संतुलन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि फर्म अपनी कीमत या उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करती है। फर्म परिवर्तनहीनता की स्थिति उस समय पहुंचती है जब उसे अधिकतम लाभ होता है, और साम्य की अवस्था में फर्म का उत्पादन लागत न्यूनतम हो जाता है, सबसे कम होता है। ठीक है, ऐसे में उत्पादक संतुलन की अगर शर्तों की बात किया जाए, उत्पादक संतुलन की 2 प्रमुख शर्तें हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी। पहली, सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हो। ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर ए आर इक्वल टू क्या होता है, एम आर होता है। और ऐसी स्थिति जहाँ सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये ए आर एम आर है और ये वाला जो है आपका एम सी है। मतलब जहाँ पर दोनों आपस में, देखिए ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में एम सी और एम आर दोनों क्या है, यहाँ पर बराबर है। दूसरा पॉइंट है सीमांत लागत एम सी वक्र सीमांत आगम एम आर को नीचे से घटे। ये जो नीचे से ऊपर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो बराबर है, लेकिन इस पॉइंट को जो है संतुलन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया लाभ बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर लाभ नहीं। अब एम लागत ज़्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू कम, जो कि सही स्थिति नहीं है। ठीक है, ये 4th के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते। अब 6 मार्क्स में इसका आंसर लगभग आपको 100 शब्दों में देना है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, सचित्र व्याख्या कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन के निर्धारण की बात जो है प्रोफेसर मार्शल ने कहा था, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण वस्तु के मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के द्वारा होता है। उनके अनुसार मांग पक्ष उपभोक्ता से संबंधित होता है जो कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, जबकि पूर्ति पक्ष उत्पादक से संबंधित होता है जो अधिक से अधिक कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बेचना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार बाजार में जिस बिंदु या कीमत पर उपभोक्ता वस्तु को खरीदने या उत्पादक को बेचने के लिए तैयार होता है उससे क्या कहा जाता है, उसे संतुलन मूल्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संतुलन मूल्य कहा जाता है। मतलब साफ है, जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो जाए उस बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहा जाता है, कीमत निर्धारित होता है। ऐसे में संतुलन कीमत संतुलन कीमत जहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होगी। एक एग्जाम्पल समझिए, वस्तु की कीमत 2, 4, 6, 8, 10। जब वस्तु की कीमत 2 है, मांग की मात्रा है 100। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मांग की मात्रा घटती चली जा रही है। और उसी की विपरीत कीमत और पूर्ति में देखिए, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। अब ऐसी स्थिति में एक ऐसा कीमत है 6 रुपये पर जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों आपस में क्या है, बराबर हो। इसी चीज़ को जब ग्राफ में शो करेंगे तो बिंदु ई है जहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर है, तो बिंदु ई पर जो पी निर्धारित हो रहा है इसको संतुलित कीमत, और जो ओ क्यू निर्धारित हो रहा है इसको बोलते हैं संतुलित मात्रा। ठीक है ना, ये ग्राफ बनाना जरूरी है।
ऐसे क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। भले थोड़ी बहुत आपकी राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ग्राफ से आपके मार्क्स पूरे मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। साफ स्केल का यूज़ करती है ग्राफ बनी एग्जाम में, तो अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसी चीज़ को, इस ग्राफ को 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिए कि उपरोक्त उदाहरण के इस आधार पर जब वस्तु की कीमत ₹6 है, तब वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही 60 है, अतः कीमत 6 को संतुलन कीमत कहेंगे। ठीक है, ये पहला 6 वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। उदासीनता वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इसके आंसर। देखिए आंसर जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या लिख के ले लीजिए, तो इजीली इसको कंप्लीट हो जाएगा। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जितना वो खर्च करता है। उपभोक्ता की कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तु की कीमतों से निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता तक पहुंचने का प्रयास करता है। ऐसे में उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करते हुए होना चाहिए। ठीक है ना, और मतलब साफ है कि ग्राफिकल इस तरह से होना चाहिए कि वस्तु x और वस्तु y की सीमा प्रतिस्थापन दर यानी कि MRS वो कीमतों के बराबर होने, यानी कि PX/PY ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई होना चाहिए। अब देखिए ये जो RS है इसको बोलते हैं कीमत रेखा, और ये जो IC है ये है तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र। अब ये दोनों जिस बिंदु पर, बिंदु E पर आपस में बराबर हो रहे थे, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी कीमत और मिलने वाली संतुष्टि दोनों ही यहाँ पर समान हो जाती है, तो इस बिंदु को संतुलन का बिंदु कहते हैं। दूसरी शर्त है स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, यानी कि ये मूल बिंदु से आगे की ओर बढ़ता होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर MRS घटती हुई होनी चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट की, देखिए थोड़ा ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये जो पहला वाला ये नीचे की ओर यहाँ पर MRS जो है घटती हुई है, क्योंकि IC वक्त एक जगह पर टिक नहीं रहा है, तो बिंदु K जो है टच कर रहे हैं, तो ये संतुलन का बिंदु नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बिंदु E जो है संतुलन का बिंदु होगा, क्योंकि ये स्थिर है, इसके आगे वो आगे पीछे वो बढ़ नहीं रहा है, यानी कि IC2 उदासीनता वक्र दूसरा वाला जो कीमत रेखा के बराबर समान हो रहा है, तो इस स्थिति को हम संतुलन का बिंदु कहेंगे। आपको ये ग्राफ के थ्रू बनाना है, तो एग्जाम में आपको मार्क्स जो है पूरे मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता जितना मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2011 में, 2014 में, 2019 में 2-3 बार पूछा गया है। उत्तराखंड बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जो भी उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, तो उत्तराखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और उनसे बोलिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको उत्तराखंड बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, इस सेशन का 2023 का ये पहला सैम्पल पेपर है, और लगातार आपको मैं सैम्पल पेपर आपके एग्जामिनेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा, अलग अलग ईयर की सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप डिस्क्रिप्शन जाइए, सैम्पल पेपर का लिंक मिलेगा आपको, कई सारे सैम्पल पेपर ऑलरेडी पुराने सालों के मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकाधिकार क्या होता है पहले इसको बताइए। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु का केवल और केवल एक ही विक्रेता होता है और वस्तु का कोई भी प्रतिस्थापन मौजूद नहीं होता है। तो एकाधिकार बाजार की कुछ विशेषता है। नंबर 1, एकमात्र विक्रेता, मतलब पूरे बाजार में किसी एक वस्तु की केवल एक ही विक्रेता उपलब्ध होता है। फर्म और उद्योग एक दूसरों के पर्यायवाची होते हैं, मतलब इस एक बाजार में जो फर्म ही उद्योग होता है और उद्योग ही फर्म होता है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा विक्रेता तो होता नहीं है। निकटतम प्रतिस्थापन का अभाव, इस बाजार में विक्रेता के पास जो वस्तु है उस वस्तु के समान कोई भी दूसरी वस्तु पूरे बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। नई फर्म, जैसे रेलवे है, सरकार का एकाधिकार है, तो रेलवे जैसे कोई रेलवे की बराबर का कोई दूसरा चीज़ किसी और के पास नहीं कि दूसरी रेलवे को शुरू कर दे। नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, कोई भी नया फर्म इस बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता है। और 5वां पॉइंट है औसत आय और सीमांत आय वक्र।
इस बाजार में ए और एम आर दोनों ही नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है। कीमत का निर्धारण, एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता एकाधिकार स्वयं करता है। और लास्ट पॉइंट है कीमत विभेद। इस बाजार में कीमत विभेद पाया जाता है, मतलब एक ही वस्तु होगी, विक्रेता एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग कीमत पर उसको बेच सकता है। इस स्थिति को कीमत विभेद के नाम से जानते हैं। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे, खंड व, ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में, निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहते हैं? कागजी मतलब कागज से बनी मुद्रा, जिसको करेंसी नोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्लू कलर में दे रखा है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है? एमपीएस एमपीसी दोनों ही आय का भाग होता है। आय को हम अगर 1 मानते तो ऐसे में संबंध कौन बताता है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 कि दोनों ही अगर एमपीसी बराबर एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस बराबर होते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे फार्मूला बनता है। दैट मीन्स 4th वाला राइट आंसर है, ठीक है ना, 2 और 3 दोनों। ओके। 19, बैंक दर क्या है? बैंक दर मतलब वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसे बैंक दर कहते हैं। और 20 क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर से क्या आशय है? जिस दर पर एक देश की घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा की एक इकाई के साथ विनिमय होता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं, ठीक है ना। और 21 1 मार्क्स का ये भी है, प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है? देश की राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। ये पांचों 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 3 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख दोषों को बताइए। मुद्रा के दोष, मुद्रा के लाभों के बारे में आपने पढ़ा ही है, मुद्रा के कार्यों के बारे में पढ़ा, मुद्रा के दोषों के बारे में भी जान लेते हैं। मुद्रा के दोष, तो मुद्रा, सबसे पहली बात है, मुद्रा जब से आया है समाज में उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ती गई है। उद्योगपतियों में अति उत्पादन, अति पूंजीयन की भावना बढ़ती है, ठीक ना। इससे देश में स्थिरता अस्त व्यस्त हो जाती है। मुद्रा की विनिमय शक्ति में परिवर्तन होने से समाज की आर्थिक संतुलन भी कभी मुद्रा का मूल्य डाउन हो जाता है, कहीं बढ़ जाता है। इससे महंगाई और मंदी की स्थिति आ जाती है। संपत्ति के वितरण में जिसके पास ज़्यादा मुद्रा हो जाती है वो अमीर हो जाता है, जिसके पास कम वो गरीब। और साथ ही साथ मुद्रा से ही समाज का नैतिक पतन हुआ है। समाज में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी 3 मार्क्स का है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। तो व्यापार संतुलन किसे कहते हैं और भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना आपको। तो व्यापार संतुलन की अगर बात करते हैं तो यह है व्यापार संतुलन, एक देश के दूसरे देश के साथ दृश्य वस्तु के आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके अंतर्गत केवल दृश्य वस्तु को ही शामिल किया जाता है, जैसे मशीन, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब व्यापार में क्योंकि केवल वस्तु को ही शामिल किया जाता है दृश्य, ऐसे में व्यापार संतुलन अनुकूल भी हो सकता है, मतलब धनात्मक भी रह सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जबकि भुगतान संतुलन एक देश का विदेशों के साथ किए गए सभी प्रकार के लेन देन को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की वस्तुएं, चाहे दृश्य हो, अदृश्य हो, एक पक्षीय हो, पूंजीगत हो, सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्यय योग आय और व्यक्तिगत आय के बीच में अंतर बताना है। व्यक्तिगत आय और व्यय योग 3 नंबर में है, कम से कम 2-3 पॉइंट तो आपको बताने ही है। तो व्यक्तिगत आय 1 वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति एवं परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आय के योग को व्यक्तिगत आय कहते हैं। जबकि व्यय योग आय क्या है? व्यक्तिगत आय में से सरकार द्वारा लगाए गए सभी व्यक्तिगत करों को निकाल देने पर जो भी आय शेष बचती है उसे हम व्यय योग आय कहते हैं, मतलब ये एक्चुअली में खर्च किया जा सकता है। व्यक्तिगत आय के अंतर्गत मजदूरी, वेतन, ब्याज, लगान तथा लाभांश को सम्मिलित किया जाता है और इसकी गणना व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कैलकुलेट करने के बाद ही व्यक्तिगत उपयोग आय की गणना की जाती है। फार्मूला की बात करते हैं तो व्यक्तिगत आय का फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा में कटौती माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ प्लस हस्तांतरित भुगतान। जबकि व्यय आय कैलकुलेट करना है तो व्यक्तिगत आय में से आपको व्यक्तिगत इनकम टैक्स को, आय कर को घटाना होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी 3 मार्क्स का है।
और यहाँ पर भी अंतर पूछा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार इसके बारे में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी हो सकता है, लॉन्ग में भी हो सकता है, बट आपको तैयार रहना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतरों की बात करते हैं। सबसे पहले अर्थ बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक फर्म, उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट हो रखा है कई बार, ये टाइपिंग मिस्टेक होती है, हिंदी टाइपिंग में बड़ी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, तो आपको समझ लेना है इसको कि ओनली ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई इंटेंशन के थ्रू किया गया मिस्टेक नहीं है। ये मत सोचिए सर तो ऐसे ही लिखना भी नहीं आता, नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक, जिसने टाइप किया थोड़ा गलत टाइप किया, एडिटिंग गलत हुई है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब साफ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या वस्तुओं की कीमत निर्धारण का है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या जो है आय और रोजगार के निर्धारण का है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य मांग और पूर्ति की समस्याओं का अध्ययन करना होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है कुल मांग और कुल पूर्ति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना। उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, 3 मार्क्स में है। यानी कि सबसे पहले आप उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। आय तथा उपभोग के बीच अनुपातिक संबंध को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, और इसको आप इस तरह से जो है एक क्वेश्चन बना के शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप किसके बारे में पूछा गया? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। पहले सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच आनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसको फार्मूला के रूप में शो कीजिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर डेल्टा सी का मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन, जबकि आय डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन। दोनों में जो परिवर्तन होता है उसके आनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, और इसका आंसर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय तथा कुल उपभोग के बीच के संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। उसका फार्मूला होता है डेल सी अपॉन वाई। सी का मतलब होता है उपभोग बाय आय का मतलब आय। उपभोग और आय के बीच में संबंध औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 मार्क्स वाले कंप्लीट हो गए। अब 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे आपको, 27, 28 और 29 नंबर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण सहित बताना है। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं। प्रत्यक्ष कर वे कर जिनका विवर्तन संभावना, विवर्तन मतलब दूसरे को सौंप देना, अर्थात करदाता दूसरे व्यक्ति पर इसको स्थानांतरित नहीं कर सकता। जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है उसी को ही इसको पेमेंट करना पड़ता। मतलब इस स्थिति में कर की देयता तथा द्रव्य भार और कर की बाध्यता दोनों ही एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। जिस पर पड़ता है उसी को पेमेंट करना पड़ता है। और इसके एग्जाम्पल है जैसे इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, उत्तराधिकार कर हो गया, निगम कर हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर की उदाहरण है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर वे कर है जिनके भार को करदाता दूसरे पर टालने में सफल हो जाते हैं। इन करों का तात्कालिक और अंतिम भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। मतलब ऐसे टैक्स जो जिस पर पड़ता है वो पेमेंट ना करके वो किसी और से पेमेंट वसूलता है। जैसे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, आयात निर्यात कर है, एक्चुअली में बेचने वाले के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन बेचने वाला कस्टमर से वो टैक्स कन्वर्ट करता है और उसको पेमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। अनैच्छिक मतलब जिसकी इच्छा काम करने की तो होती है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें ऐसे लोग जो कुशल तथा योग्य होते हैं, एक न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक भी होते हैं किंतु उन्हें काम नहीं मिलता है, उन्हें अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यह स्थिति काम के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। मतलब काम नहीं होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्किल्ड है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल पाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी के कुछ कारण जैसे जनसंख्या विस्फोट, हद से ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना भी, जिस स्पीड से हमारे पास रोजगार होता है उससे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होती है। ऐसे में सबको काम दिलाना मुश्किल हो जाता है।
शिक्षा की दयनीय स्थिति, हमारे यहाँ की भारत देश की जो शिक्षा है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लोग पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन स्किल्ड नहीं हो पाते हैं, टैलेंटेड नहीं हो पाते, उनको काम एक्चुअली में नहीं आता, केवल थ्योरेटिकल पढ़े हुए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बेरोजगारी पैदा करती है। कुटीर उद्योगों का ह्रास, भारत एक समय में आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले पूरे विश्व में जो है बादशाह रखता था कुटीर उद्योग का, लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पर मशीनों के इस्तेमाल होने से जो कुटीर उद्योग होते, लोग जो घर घर में काम करते, अपना मालिक खुलते, वो अब बेरोजगार हो गए। मशीनीकरण भी जो है आपकी बेरोजगारी बड़ा कारण है कि जहाँ पर एक मशीन को बिना मशीन के लोग हाथों से काम करते थे, उत्पादन कर रहे थे, लेकिन वहीं पर एक मशीन लगा दिया जाए, उस 10 आदमियों का काम एक मशीन अकेला कर रहा है। ऐसे में बेरोजगारी भी बढ़ती है। भारत में नए फर्म को लगाने के लिए, उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पूंजी की कमी है, ठीक है ना, और पूंजी की कमी होना भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 29, राजकोषीय घाटा क्या है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटे के बारे में बताना है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे की अगर बात करते हैं, सरकार के कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियों, उधार को छोड़, इसमें उधार शामिल नहीं किया जाता है, के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां तथा उधार छोड़कर पूंजीगत व्यय को शामिल किया। इसका फार्मूला होता है राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस उधार छोड़कर कुल प्राप्तियां, ठीक है। अब बात ये करना है कि राजकोषीय घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। वास्तव में राजकोषीय घाटा व्यय को पूरा करने के लिए धन जुटाने की समस्या का सही माप है। ये वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि का सही माप है। राजकोषीय घाटा हम इस बात का भी संकेत देता है कि भविष्य में ब्याज के भुगतान और ऋण की वापसी पर कितना और व्यय करना होगा। राजकोषीय घाटा अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है, जैसे विकासशील देश अपने आधारभूत ढांचे की विकास के लिए शिक्षा, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन आदि पर अधिक से अधिक व्यय करता है और ये व्यय अनुत्पादिक होता है, ठीक है ना। यदि सरकार ऋण लेकर व्यय कर रहे हैं और यदि सरकार ऋण लेकर व्यय करती है तो ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि व्यय करनी पड़ती है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो देश के विकासात्मक कार्य उसमें बाधा आएगी। क्वेश्चन नंबर 30, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, लगभग 100 नंबर में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की प्रमुखता 8 अवधारणाएं होती हैं, उनके बारे में बताना है। पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको नॉर्मली जो है जीडीपी के नाम से जानते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। एक को पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन, ऑटोमेटिक सारे डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, बाजार कीमत में जो सकल घरेलू उत्पाद होता है बाजार कीमत, और उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। बाजार कीमत में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको NFI कहते हैं, जोड़कर जो प्राप्त राशि होती है उसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। देश की अर्थव्यवस्था में लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 5th पॉइंट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा विभिन्न साधनों पर अर्जित साधन आय, ठीक ना, के योग को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसी को ही वास्तव में देश का क्या कहा जाता है, घरेलू आय कहा जाता है, ठीक है। 6 पॉइंट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। देश की कुल सीमा के अंतर्गत देश के नागरिकों द्वारा विभिन्न साधनों पर अर्जित साधन आय का योग, अगर उसमें मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं तो GDP FC बन जाता है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा विभिन्न साधनों द्वारा अर्जित साधन आय जैसे वेतन, ब्याज, किराया, लाभ का योग में मूल्यह्रास को शामिल कर देने पर प्राप्त मूल साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको देश का वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्यावसायिक बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यावसायिक बैंक
वह बैंक संस्था होती है जो जनता से जमाओं को स्वीकार करती हैं तथा उनके मांगने पर लौटाती हैं, साथ ही जनता के लिए ऋणों की व्यवस्था भी करती है। ठीक। व्यापारिक बैंकों के कार्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य कार्य, द्वितीय कार्य जिसको गौण कार्य भी कहा जाता है, और सामाजिक कार्य। पहले अब अगर हम व्यापारिक बैंकों की मुख्य कार्यों की बात करें तो मुख्य कार्य जैसे जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक जनता से 4 प्रकार के खातों में जमा स्वीकार करते हैं, जिसमें चालू खाता होता है, बचत खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, आवर्ती जमा खाता होता है। ठीक है। दूसरा होता है ऋण देना। ऋण देना मतलब व्यापारिक बैंक जो लोगों से जमा स्वीकार करती हैं उसका प्रयोग जो है लोगों को ऋण देने के लिए, मतलब लोन देने के लिए। और ये जो लोन होता है वो कई तरह के होता है, जिसमें नगद, साख, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम विनिमय पत्रों की कटौती तथा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में हो सकता है। और तीसरा आधुनिक समय का कार्य होता है जिसके कहते हैं साख निर्माण। वर्तमान समय में साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य बन गया है। ठीक है। और व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य मतलब द्वितीय कार्यों की बात करते हैं तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एजेंट के रूप में कार्य करना, जैसे कमीशन के रूप में, जिसमें प्रमुख कार्य है विभिन्न मदों का एकत्रीकरण व भुगतान करना, अपने ग्राहकों के आदेश पर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री करना, धन का प्रेषण करना, ग्राहकों के लिए ट्रस्टी एवं प्रबंधक का कार्य करना, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करना, और सामान उपयोगिता के रूप में जो कार्य होते हैं जिसमें लॉकर की सुविधा देना अपने ग्राहकों को। ठीक है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, व्यापारिक सूचनाओं का एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। इसके अलावा कुछ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं व्यापारिक बैंक के सामाजिक कार्य, जिसमें है अर्थव्यवस्था की पूंजी उत्पादकता में वृद्धि करना, विनियोग को प्रोत्साहन देना तथा समाज में रोजगार के सृजन पर बल देना। ये व्यापारिक बैंकों के कार्य हो गए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके आज इस सैम्पल पेपर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई ईयर नहीं है उत्तराखंड बोर्ड में जिस साल ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया हो। गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है? गुणक की धारणा कीन्सियन आय, उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण धारणा है। ये क्योंकि ये सिद्धांत कीन्स ने दिया था। कीन्स के विचार में अर्थव्यवस्था में जब भी कोई निवेश किया जाता है तब आय में केवल निवेश के बराबर की वृद्धि ही नहीं होती, तो निवेश की तुलना में कई गुना ज़्यादा आय में वृद्धि होती है। तो जितने गुना ज़्यादा आय में वृद्धि होती है उसे गुणक कहा जाता है। अर्थात गुणक निवेश और आय के बीच के फलनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब यूँ कहें, आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपातिक संबंध होता है उसे हम गुणक के नाम से जानते हैं। कीन्स के अनुसार गुणक की जो डेफिनेशन दिया गया है, निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होती है उसे निवेश में होने वाली वृद्धि के k गुना। यहाँ पर जो निवेश होता है, निवेश गुणक को हम क्या किस नाम से जानते हैं? के के थ्रू शो करते हैं। तो ऐसे में निवेश गुणक की गणना का जो फार्मूला बनता है, देखिए यहाँ पर क्या है, k बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पर डेल्टा वाई का मतलब होता है इनकम में आई वाई का मतलब होता है आय, इनकम, और आई का मतलब होता है निवेश, यानी कि निवेश में परिवर्तन। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का निवेश करती है तो अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की अतिरिक्त आय का सृजन होती है। मतलब आपको निवेश गुणा की गणना करनी है। अर्थव्यवस्था में निवेश कितना किया जा रहा है? 20 करोड़, ठीक है ना, जबकि आय में वृद्धि हो रही है 100 करोड़ को। दैट मीन्स डेल्टा वाई और डेल्टा आई गिवन है, तो ऐसे फार्मूला लगाइए, डेल्टा वाई यानी कि 100/20 यानी कि 5 गुना, यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि जितना निवेश किया गया उसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा आय में वृद्धि होती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में निवेश की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। राइट। तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ। अच्छा लगता है आपको? वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगना चाहिए। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो अपनी एग्जामिनेशन की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।